जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पीईबी के समस्त पुराने प्रश्न पत्रों में सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। तो सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न थे उनमें हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर पाचन को। पाचन तंत्र से जो प्रश्न पीईबी ने अपनी पुरानी परीक्षाओं में पूछे हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। जो पीईबी के द्वारा आने वाली अगली परीक्षाओं में पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी और अन्य ग्रुप 2, ग्रुप 4 जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो आपको रेगुलर प्राप्त करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पाचन क्रिया में नहीं सम्मिलित होने वाले अंगों का सही संयोजन है? जो पाचन क्रिया में सम्मिलित नहीं होते हैं, पाचन क्रिया के अंग तो हैं लेकिन पाचन क्रिया में सम्मिलित नहीं होते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर देखने लगो कि पाचन क्रिया के कौन से अंग नहीं हैं। पाचन क्रिया के अंग तो हैं लेकिन सम्मिलित नहीं होते हैं। बताइए कौन से हैं? ऑप्शन है ग्रेसिका, बड़ी आंत, मलाशय, मुखगुहा ग्रासिका, मलाशय, मुखगुहा बड़ी आंत, ग्रेसिका, या छोटी आंत, बड़ी आंत या मलाशय। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न डिस्कस करेंगे वो पीईबी के द्वारा पूछे गए और आईएमपी प्रश्न ही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और पुराने जो वीडियो हैं अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सामान्य विज्ञान की नाम से चैनल पर, तो वो भी देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा, जो पाचन क्रिया के अंग तो हैं लेकिन सम्मिलित नहीं होते हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है ग्रेसिका। ग्रेसिका क्या कार्य करती है? केवल भोजन को अंदर भेजने का कार्य करती है। कहाँ तक? आमाशय तक। इसके बाद दूसरी बात आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत भी कोई कार्य नहीं करती है पाचन के रूप में, और मलाशय केवल मल को इकट्ठा करने का काम करता है। तो यहाँ पर तीनों भाग नहीं लेते हैं किसमें? पाचन क्रिया में। पाचन क्रिया के अंग तो हैं लेकिन पाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के किस भाग में वसा पूर्ण रूप से पच जाता है? वसा किस भाग में पूर्ण रूप से पच जाता है? मुंह में, आमाशय में, क्षुद्रांत में या बृहदांत्र में? बताइए। तो जो वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है वो होता है कहाँ पर? छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। क्षुद्रांत, छोटी आंत, या इसी का नाम आप देते हैं क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन देते हैं इसी का अन्य नाम। और ये क्या कार्य करती है? एक जो है भोजन में पोषक पदार्थों के अवशोषण का कार्य करती है। और बड़ी आंत क्या करती है? भोजक पदार्थों से जल के अवशोषण का कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। वह थैली जिसमें पित्त रस अस्थायी रूप से संचित रहता है। अस्थायी रूप से संचित रहता है जिसमें पित्त रस, वो क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल आसान सा उत्तर है पित्ताशय। जिसमें पित्त अस्थायी रूप से संचित रहता है पित्ताशय कहलाता है। अगले प्रश्न की मानव, इस प्रश्न को थोड़ी सा ध्यान से करना। मानव पोषण के प्रमुख चरणों का क्रम है। मानव जब पोषण ग्रहण करता है तो उसके चरणों का प्रमुख जो क्रम है वो कौन सा है? सबसे पहले क्या करता है? पाचन करता है? तो नहीं करता है। क्या करता है? अंतर्ग्रहण। पहले नंबर तो भोजन मुख में रखेगा, स्वांगीकरण नहीं करेगा। तो या तो हो सकता है बा या हो सकता है दा। इसके आगे के ऑप्शनों को देख लेते हैं। सबसे पहले करेगा अंतर्ग्रहण, ठीक है, दोनों में है। फिर इसके बाद होगा पाचन, ठीक है। इसके बाद होगा अवशोषण, ना कि स्वांगीकरण। तो दा भी आपका गलत होगा। अवशोषण के बाद होगा स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद होगा बहिर्क्षेपण। तो क्या करेंगे? पहले अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर रखना, यानी मुंह में लेना, चबाना। इसके बाद आमाशय द्वारा इसका पाचन करना, छोटी आंत द्वारा भोजक पदार्थों का अवशोषण करना, और स्वांगीकरण यानी रक्त में जो पोषक पदार्थ घुल जाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, उनका सही उपयोग करना। और बहिर्क्षेपण मतलब कि जो अनावश्यक भोजन के पदार्थ हैं उनको मल के रूप में बाहर निकालना बहिर्क्षेपण कहलाता है। यानी मानव पोषण के जो सही चरण हैं वो ऑप्शन नंबर बा में आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मनुष्यों में अपच किसके कारण होता है? मनुष्य में अपच किसके कारण होता है? शारीरिक व्यायाम की कमी से, अधिक खाने की वजह से, या पेट में अत्यधिक क्षारक के निर्माण की वजह से, या
पेट में अत्यधिक अम्ल के निर्माण से। मनुष्य में अपच किसके कारण होता है, बताइए। तो आपको याद होगा, जब भी आपको अपच होता है या खट्टी डकारें आती हैं, डकारें कैसी आती हैं, हमेशा खट्टी, तो आप क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। इनो एक क्या होता है, इनो होता है क्षारक, जो है न्यूट्रल कर देता है पेट को, ना एसिडिटी छोड़ता है और ना ही उसमें क्षार छोड़ता है, न्यूट्रल कर देता है। तो जब पेट में अम्ल का निर्माण अधिक हो जाता है, किसके कारण, HCl के कारण, किसके कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, जब ज़्यादा अम्ल का निर्माण हो जाता है तो पेट में अपच हो जाता है और हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं, जिससे हम क्षारक के रूप में इनो को लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो जो पेट में अपच का कारण है वो क्या है, अम्ल है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, बड़ी आंत, गुर्दा, हृदय या फिर यकृत। तो आप अच्छे से जानते हैं, जो मानव शरीर है उसमें सबसे बड़ा जो भाग है वो यकृत का होता है, लगभग 1.5 किलोग्राम का। कितना, 1.5 किलोग्राम का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आमाशय रस का वह घटक जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है। आमाशय का कौन सा घटक है जो भोजन में बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं उनको नष्ट कर देता हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन या फिर लाइप्रेस। तो जो भोजन में हानिकारक बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं उनको नष्ट करने का काम होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य होता है भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना। और पेप्सिन क्या कार्य करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है ना, तो पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। अगला प्रश्न है, जठर रस के मुख्य अवयव हैं। जठर रस में यानी आमाशय में कौन कौन से रस मुख्य होते हैं, तो बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जठर रस यानी आमाशय से निकलने वाले जो रस हैं वो हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन। ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर हो जाएगा। जो जठर रस के मुख्य अवयव हैं वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है। याद रखना, नहीं है, पाचन क्रिया में किसका कार्य नहीं है, बायोटिन का, पेप्सिन का, रेनिन का और उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका कार्य नहीं है पाचन क्रिया में, तो देखिए पेप्सिन का भी कार्य है पाचन क्रिया में, जो प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन आमाशय के द्वारा निकाला जाता है, इसका भी कार्य है। लेकिन जो बायोटिन है, बायोटिन विटामिन H को भी कहा जाता है। बायोटिन का कार्य जो है रोगों से रक्षा के लिए होता है, ना कि पाचन क्रिया के कार्य के लिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बायोटिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के अंदर भोजन के पारित होने का सही अनुक्रम क्या है। यानी आपने मुख में भोजन लिया, मुख से भोजन लेने के बाद त्याग तक, मल त्याग तक जो प्रोसेस क्या होती हैं, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए आराम से और बताइए। इसमें थोड़ी सा टाइम लेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका सही क्रम। जी हाँ, तो सबसे पहले जो है मुख में लेंगे, मुख गुहिका यानी बकल कैविटी में पहले भोजन लेंगे, फिर ग्रास नली से आमाशय तक पहुँचेगा। आमाशय में इसका पाचन होगा यानी टुकड़ों में तोड़ेंगे, फिर छोटी आंत द्वारा इसका अवशोषण होगा, फिर इसमें जो अनावश्यक जल बचता है उसका अवशोषण बड़ी आंत द्वारा होगा, और इसके बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसका मलाशय में इकट्ठा किया जाएगा और गुदा द्वारा उसका मल त्याग कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जठर रस को रोकना तथा जठर रस, अग्नाशयी रस एवं पित्त रस के स्त्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। जठर रस को रोकता है और अग्नाशयी पित्त रस को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जठर रस को रोकना। जठर रस अग्नाशयी रस और पित्त रस के स्त्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है एंटी प्रोजेस्टेरोन, गैस्ट्रीन, पैनक्रियाजाइमिन एवं सीसीके। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेनिन कार्य करता है। जो रेनिन आमाशय से उत्सर्जित या स्त्रावित होता है वो क्या कार्य करता है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। जी हाँ, तो जो रेनिन का कार्य है वो है 1 से 3 pH वैल्यू वाले कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलना। 1 से 3 pH वैल्यू वाले कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलना किसका कार्य है? रेनिन का कार्य है। अगला प्रश्न है लैक्टियस भाग लेती हैं। इस प्रश्न को आराम से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। लैक्टियस, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखना, लैक्टियस भाग लेती हैं किसमें? दूध के पाचन में, वसा के अवशोषण में, लैक्टिक अम्ल के पाचन में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कई लोग कह रहे होंगे कि दूध के पाचन में। क्यों? क्योंकि दूध में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध जब दही बनता है तो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो कई लोग कह रहे होंगे कि लैक्टियस होगा, लेकिन इसका आंसर लैक्टियस नहीं होगा। लैक्टियस जो है, लैक्टियस एक अन्य नाम है। लैक्टियस छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत की अगर किसी ने संरचना देखी होगी, ये मान लीजिए ये छोटी आंत है, इसको जूम किया गया है। छोटी आंत में ऐसे छोटे छोटे डंठल के रूप में पाए जाने वाले जो डंठल होते हैं इनका नाम होता है लैक्टियस। ये क्या कार्य करते हैं? ये भोजन में से पोषक, जो भोजन जाता है टुकड़ों में, भोजन में से पोषक तत्वों और वसा का अवशोषण करते हैं। किसका? पोषक तत्वों और वसा का अवशोषण करते हैं। कौन? लैक्टियस। तो जो लैक्टियस होते हैं वो छोटी आंत में उपस्थित भाग होते हैं। छोटी आंत में उपस्थित जो ये भाग होते हैं वो लैक्टियस होते हैं। यानी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वसा के अवशोषण में। लैक्टियस क्या होते हैं? छोटी आंत में डंठल के रूप में उंगलियों के जैसे होते हैं जो भोजन को अवशोषण करते हैं, पोषक पदार्थों का भोजन से। तो वसा के अवशोषण में कार्य करते हैं कौन? लैक्टियस। अगला है मानवीय आंत में उंगलियों के समान उदहर्थ, वही लैक्टियस है, सहायता करते हैं। उदहर्थ जो नाम लिखा है यहाँ पर वो लैक्टियस का ही हिंदी नाम है। तो मानव आंत में उंगलियों के समान, अभी अभी बताया, उंगलियों के समान संरचना होती हैं छोटी आंत में। तो ये क्या कार्य करती हैं? भोजन के विलेय में, पाचित भोजन के अवशोषण में, या गैर पाचित भोजन के अवशोषण में, या फिर खाद्य पदार्थों को पचाने में। बताइए क्या कार्य करते हैं लैक्टियस या उदहर्थ? जी हाँ, तो अभी अभी बताया है कि पाचित यानी पचे हुए भोजन में जो पोषक पदार्थों के अवशोषण का कार्य करते हैं वो लैक्टियस या उदहर्थ करते हैं, जो कि किस में पाए जाते हैं? छोटी आंत में। अगला है पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? जो पित्त रस है वो कहाँ उत्पन्न होता है? प्लीहा में, हृदय में, रक्त में, या फिर गॉल ब्लैडर में। जल प्रहरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए पित्त कहाँ स्त्रावित होता है या उत्पन्न होता है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में पित्त उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस उत्पन्न करता है? ये प्रश्न भी उसी में पूछा गया है, तो यही रिपीट हुआ है। तो इसका भी आंसर क्या है? गॉल ब्लैडर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बड़ी आंत अवशोषित करती है, तो पिछली बार बता ही दिया है किसका? जल का। छोटी आंत पोषक पदार्थों का, तो बड़ी आंत किसका अवशोषण करती है? जल का। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो 2 बार बता चुके हैं। कौन है? यकृत। कितनी होती है? 1.5 किलोग्राम की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लार में एंजाइम होता है, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। 2016 में भी पूछा गया था और 2017 में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? बताइए। ट्रिप्सिन, रेनिन, टाइलिन, या फिर पेप्सिन। तो आप कहेंगे कि ट्रिप्सिन, रेनिन और पेप्सिन आमाशय से निकलते हैं, लेकिन जो टाइलिन और लाइपेज है, टाइलिन और
लाइपेज। ये कहाँ से निकलते हैं? ये निकलते हैं आपके लार से। कहाँ से? लार से। तो लार से निकलने वाला एंजाइम इसमें है टाइलिन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से पोषण का कौन सा भाग नहीं है? पोषण जो होता है उसमें कौन सा भाग नहीं है? उत्सर्जन नहीं है, अवशोषण नहीं है, पाचन नहीं है, या फिर स्वांगीकरण नहीं है। पोषण का भाग कौन सा नहीं है, बताइए। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? स्वांगीकरण। क्या? स्वांगीकरण। कैसे? देखिए, पोषण में सबसे पहले भोजन का क्या करते हैं? अंदर लिए भोजन, खाना अंतर्ग्रहण किया, फिर उसका पाचन किया, फिर उसका अवशोषण किया। अवशोषण करने के बाद जो अनावश्यक पदार्थ बचे उनका उत्सर्जन किया। लेकिन जो स्वांगीकरण का कार्य है, छोटी आंत जो भोजक पदार्थों को अवशोषित करती है वो रक्त में होता है। तो यहाँ पर ये जो है स्वांगीकरण पाचन का या पोषण का भाग नहीं है, बाकी 3 पोषण के भाग हैं। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि कौन सा पोषण का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाने हेतु होता है। यानी छोटी आंत का आकार बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है जब भोजन का अवशोषण किया जाता है। तो उसमें क्या होती हैं? ग्रंथियाँ होती हैं, रसांकुर होते हैं, यकृत होते हैं, या फिर अग्नाशय होते हैं। तो अभी अभी आपको बताया था कि जो छोटी आंत होती है उसमें उंगलियों जैसी जो है क्या पाई जाती हैं? डंठल या ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो छोटी बड़ी होती रहती हैं भोजन के अवशोषण के लिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ग्रंथियाँ। क्या होगा सही आंसर? ग्रंथियाँ होती हैं जो सतही क्षेत्र बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है, इलियम है। इलियम क्या है? छोटी आंत का अंतिम भाग है, छोटी आंत का प्रथम भाग है, छोटी आंत का भाग नहीं है, या छोटी आंत का मध्य भाग है। बताइए क्या है इलियम। आप देख सकते हैं कितने डीप प्रश्न पूछ लेता है बायोलॉजी से, और बायोलॉजी सबसे ज़्यादा भी पूछी जाती है। इलियम क्या है? इसलिए आप एक एक वीडियो देखिए, बिल्कुल पीईवी का आपको एक एक विश्लेषण करके चलना है। तो इलियम जो है वो छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है। छोटी आंत का अंतिम भाग जो है वो क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि आप लंबे समय तक रोटी के टुकड़े को चबाओगे तो यह स्वाद में मीठा होने लगेगा, क्योंकि? पिछला वीडियो है उसमें भी बताया था कि ब्रेड के टुकड़े को अगर आप देर तक चबाते हैं तो मीठा होने लगता है, क्यों? तो उसमें भी हमने आंसर लगाया था। यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ हैं वो उनके बस नाम बदल देता है, आंसर एक ही निकलता है सबका, कि जो एमाइलेज स्टार्च होता है जो कि लार से निकलता है वो डाइसैकेराइड को तोड़ देता है, जिससे भोजन कैसा होने लगता है? चबाते चबाते मीठा होने लगता है। तो इसका भी आंसर वही होगा, एमाइलेज स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। अगला प्रश्न है, पाचक नलिका में पाचन है। पाचक नलिका में पाचन है अनुत्क्रमणीय, अपूर्ण, अवशोषण के समान, या बाह्यकोशिकीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पाचक नलिका में जो पाचन होता है वो अपूर्ण होता है, क्योंकि बड़ी पाचन जो है बड़ी आंत में जाके पूर्ण होता है। तो पाचक नलिका में पाचन अपूर्ण है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके साथ हम पाचन के कुल 50 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके होंगे। विलीन रूप से पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है। यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ध्यान से रखना है। विलीन रूप से पाचित भोजन CO2, नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ जो हैं उनका परिवहन का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा, RBC, WBC, या फिर लसिका। व्यर्थ पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो जो व्यर्थ पदार्थ हैं उनका परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा। कौन करता है? प्लाज्मा। इसका सही आंसर आएगा प्लाज्मा। ठीक है। चलिए, RBC यहाँ पर दिख गया है। RBC का जीवन काल बताइए कितने दिन का होता है? लगभग 120 दिन का। ठीक है। और इनकी संख्या 5 मिलियन। अच्छा, WBC का कार्यकाल
4 से 7 दिन। संख्यानिकी 10,000 बताई थी। लसिका के बारे में कमेंट करके बताइए किसको जानकारी है। नहीं है तो आप हमारा अगला वीडियो देखिए, उसमें हम ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर हम कुल पाचन के 50 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं पिछले और इस वीडियो के साथ, और जो सारे के सारे पीईबी ने अपनी परीक्षाओं में पूछे हैं। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।